लोगों की भी फीसें पेंडिंग है, फीसें बंद कर दिया अकाउंट आपका, सीफेप 1 वाली पेंडिंग है। आप देखते नहीं होगे, आपका अकाउंट बंद हो गया होगा, लेक्चर नहीं आते होंगे उस पर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने वही दिए हैं जो मैं कैफ 5 में पढ़ाया करता हूं। इसमें कुछ कैफ 5 के पास्ट पेपर्स भी हैं, लेकिन मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए थे कैफ 5 के, जो कि कैफ 5 को तो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो ये उनके लिए मैंने सवाल बनाए मैं। तो चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू कर रहा हूं, इसलिए ये वही सवाल आपको पहुंचाए मैंने। बाकी फिर जब ये पूरा पढ़ लेंगे आईएएस, तो अपना सीफेप 1 के पास पेपर्स पे भी आएंगे। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अच्छा, चूंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, तो मैं बोर्ड पे नहीं कर रहा सॉल्व। सिचुएशन पढ़े, उसका आंसर देखें और डिस्कस करें, यानी एग्जांपल्स की तरह ले लें आप इनको। और बल्कि हाँ, ये मैं आपको ग्रुप में दे देता हूं इनके आंसर। नोट्स यही हैं। ये मैंने उसमें वो फिजिकल क्लास वाले ग्रुप में डाल दिए सोल्यूशन। जी, क्वेश्चन 7 पढ़ लें, उसका सोल्यूशन देख लें, फिर डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर रहा। ये कैफ 5 के सवाल उठाए मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। सवाल पढ़े, सोल्यूशन पढ़े, फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7,
जी जी। अरे इतनी देर लगेगी तो यार तो फिर नहीं चलेगा काम। बोनस 2 मिलियन कंफर्म मिलेगा या कटौती भी हो सकती है, तो अमाउंट चेंज हो सकती है ना, वेरिएबल है। 20 मिलियन तो पूरा है, 2 मिलियन या तो पूरा मिलेगा या कटता जाएगा, अब पता नहीं कितना कटेगा, तो इसलिए वेरिएबल है। हाँ जी, क्वेश्चन 7। अब इस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों लगाई है? क्योंकि एक हफ्ता भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें जितनी हमें उम्मीद है उस हिसाब से वेटेड एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 देखें। ठीक है, अब इसमें देखें पूरा का पूरा बोनस क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि या तो बोनस मिलना है या नहीं मिलना है। अब ये दो ही बातें हो सकती हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो अब एवरेज नहीं ले सकते हम। ये हो गई बोनस की मिसालें। अब इसमें पेनल्टी की मिसाल पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 9 देख ले। 9 और 10 दोनों ही देख ले। 9 10 दोनों देख ले, फिर 11 में करता हूं, समझाता हूं खुद ही। नहीं नहीं, 11 में करता हूं। 9 और 10 डन। 7 8 9 10 में कोई सवाल? इसका मतलब हाईली प्रोबेबल है कि बोनस मिलेगा, तो यानी बोनस मिलने के चांसेस बोनस ना मिलने के चांसेस से ज्यादा हैं, क्योंकि अगर मिस्टेक्स कम होंगी तो बोनस मिलेगा, नहीं होंगी तो ज्यादा होंगी तो नहीं मिलेगा। 7 8 9 10 11 पढ़े, मैं बोर्ड पे बताता हूं।
हाँ जी, ठीक है। चूंकि एक जैसे हैं तो IS-37 प्रोविजन में भी इस तरह किया करते थे, वारंटी प्रोविजन की हम मिला के कैलकुलेशन कर लेते थे। अगर वारंटी प्रोविजन बनाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशन, तो हम उनकी कैलकुलेशन इकट्ठे कर लेते होते हैं। तो हमने 100 यूनिट्स बेचे और कस्टमर्स को यह कहा है कि अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर चाहें तो वापस करके पूरे पैसे ले सकते हैं। हमारी पास प्रैक्टिस हमें यह बता रही है कि 92 वापस नहीं आएंगे, यानी 8 वापस आ जाएंगे। कैश तो पूरे 100 का मिलेगा या कैश बेचे तो ऑफिशियली सारे ही है ना, तो फर्स्ट को क्या पता नहीं, फर्स्ट जो भी है, 1 जनवरी कैश तो हमें पूरे 100 का मिलेगा। कितने का है? 500 का कैश पूरा मिलेगा। इसमें से जितने के हमें वापस आने की उम्मीद है, अच्छा अब इसको, इस जुमले को यहीं रोकता हूं, आ जाएं आप स्टेप 3 जो पढ़ाना शुरू किया उस पर वापस। पहली लाइन में लिखा हुआ है, बोल्ड भी किया हुआ मैंने, एक्सपेक्ट्स, यानी अगर हमें शुरू में अंदाजा है ना कि जितने पैसे नहीं मिलने तो उसको हम रेवेन्यू में नहीं मानेंगे, जैसे भी बोनस वोनस भी कर रहे थे। तो अब हमें अंदाजा है कि 8 ने तो वापस आना ही आना है। देखिए 92 वापस नहीं आने, इसका मतलब 8 वापस आने हैं ना। तो जब हमें उम्मीद है कि 8 वापस आने ही है तो हम इनका रेवेन्यू भी आज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 92 का, लेकिन चूंकि 8 बेचे तो बहरहाल हैं, पैसे तो आएंगे, तो हम इसको अपनी लायबिलिटी बनाएंगे। रिफंड लायबिलिटी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। आईएएस ने ना कुछ नाम इस्तेमाल किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, लेकिन साथ ये कहा है कि हमने नाम वैसे ही कह दिए, नामों पे टेंशन नहीं लेनी, आप कोई और नाम रखना चाहें तो रख लें। तो रिफंड लायबिलिटी भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी कह सकते हैं। तो हमने बेशक दिए हैं, कैश आ गया है, लेकिन हम इतने को सेल मानेंगे, इतने को सेल नहीं मानेंगे। इसी तरह जब सेल नहीं मानेंगे तो इन्वेंट्री तो दे दी है ना, इन्वेंट्री तो गई हमारे पास है, अब तो चीजें उनके पास पड़ी हैं, तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं मानेंगे इसकी। यानी इन्वेंट्री तो सारी क्रेडिट होगी, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी 100, कॉस्ट कितनी है? इन्वेंट्री सारी क्रेडिट होगी, लेकिन इसमें से जिसको हमने सेल माना है फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी उसी को मानेंगे, यानी 92। और जो 8 हमने सेल नहीं मानी, गुड्स तो दे दी है कि गुड्स भी नहीं दी, हम इसको लायबिलिटी क्यों बता रहे हैं? कि पैसे देने पड़ने हैं। तो अगर पैसे देने पड़ने हैं तो फिर वो चीजें भी तो वापस लेनी होंगी ना। तो चीजें हमने दे दी हैं, लेकिन वो चीजें वापस लेने का हक है हमारा, तो हम उस हक को एसेट बनाएंगे। नाम जो भी हो सकता है, मैं कह देता हूं एसेट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स 8। वो आगे चल के आना है कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो पहले दिन ये काम होगा। अच्छा, अब ये हमने इनिशियली काम कर दिया, अब महीने के एंड पे या तो ये इसमें शिफ्ट होगा या ये इसमें शिफ्ट होगा। यानी हमने सोचा 8 वापस आएंगे, अगर नहीं आए तो सेल मान लेंगे, और हमने सोचा है कि 92 वापस नहीं आएंगे, अगर आ गए तो सेल रिवर्स कर देंगे। तो अब इन्होंने आपस में स्विच करना है, महीने बाद जो भी होगा। अब आगे पार्ट ए बी सी इनका सोल्यूशन ही देख लें, और अगर इसको रिवर्स करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल को भी रिवर्स करेंगे। ये अगर वापस नहीं आते तो सेल मानेंगे, तो फिर इसको भी कॉस्ट ऑफ सेल मानेंगे, इसको फिर कॉस्ट ऑफ सेल मान लेंगे ना। अगर ये वापस ना आए
तो इसको डेबिट करके सेल्स क्रेडिट कर लेंगे, और गुड्स वापस ना आई तो इसको क्रेडिट करके कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर लेंगे। तो ये सिनेरियो ए बी सी तीनों की देख लें कि 30 तारीख को क्या एंट्री होगी। सेल्स मतलब सेल रिटर्न्स नहीं, बस सेल्स। वैसे भी ना ये बचपन की अकाउंटिंग है कि सेल्स, सेल रिटर्न, रेवेन्यू कम होता है। यानी ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रिटर्न्स अलग से शो करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स आ रही होती हैं, वो तो बचपन की अकाउंटिंग है कि सेल रिटर्न का अकाउंट अलग रखें और सेल्स का अलग रखें। हाँ भाई, क्वेश्चन 11 का है, सोल्यूशन देख लो। मैंने कहा था ये मैंने पहली एंट्री कर दी, अब उसके बाद महीने बाद क्या होगा वो एबीसी 3 सिनेरियो हैं। ठीक है, 11 ओके। 12 पढ़ लें, ये भी बताता हूं। टाइम खत्म हो गया ना, अभी 5 रिफंड हुए हैं, 3 नहीं हुए, तो अभी को परसों आ जाएंगे या अगले महीने आ जाएंगे क्या? बस टाइम खत्म हो गया। देखो, ये जो हमने रिफंड की लायबिलिटी बनाई हुई थी, या तो इनको रिफंड कर देना था या महीने बाद इनको सेल में कन्वर्ट कर लेना था, क्योंकि टाइम महीने का दिया है सिर्फ। तो महीने बाद ये सारा डेबिट तो हो ही जाएगा। अगर रिफंड कर रहे होंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, रिफंड नहीं कर रहे होंगे तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि 5 वापस आए हैं, 3 नहीं आए, क्या तो वो बाद में आ जाएंगे क्या? नहीं, टाइम खत्म बस। तो फिर लाइबिलिटी किस बात की बना के रखें? लाइबिलिटी सारी खत्म। जो वापस आ गए उसका कैश क्रेडिट, जो वापस नहीं आए उनकी सेल्स क्रेडिट। हाँ जी, क्वेश्चन 12। हम बेच कितने यूपीएस रहे हैं? अच्छा चलो पढ़ लो पहले।
पढ़ लिया। हमने बेचे 130 हैं। अच्छा पहले ट्रांजेक्शन समझाता हूं। हमने कस्टमर से तय किया है कि वो जितने भी पूरे साल में यूपीएस खरीदेगा हम उसको बेचेंगे, लेकिन अगर पूरे साल में टोटल मिला के, टोटल एक वक्त में नहीं, जब साल एंड होगा और साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते उसकी क्यूमुलेटिव परचेज 500 के अंदर अंदर हुई तो 5000 की प्राइस चार्ज है। अगर क्यूमुलेटिव 500 क्रॉस कर गई तो प्राइस 5000 से कम होके 4000 हो जाएगी। क्यूमुलेटिव 800 क्रॉस कर गई तो 3500 हो जाएगी। लेकिन ये शुरू में ही नहीं पता चल जाएगा। अभी कस्टमर ने इस महीने कितने खरीदे, तो क्या वो सिर्फ इस वादे पे कि वो कहिए अल्लाह की कसम मैं 1000 खरीदूंगा, तो हम उसको ये वाले 130 सस्ते बेच देंगे? नहीं, अभी तो 130 खरीद रहा है ना, जब खरीदेगा तो देखी जाएगी। तो हम उसको 130 कितने के बेचेंगे? 5000 के। तो कैश तो 5000 मिलेगा, लेकिन हमें खुद अंदाजा है कि जब एंड होना है ना साल, तो उसके 610 हो गए होंगे। यानी हमें अंदाजा है कि फाइनली इवेंचुअली किस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो चूंकि इवेंचुअली इसमें फॉल कर ही जाना है, तो एक्सपेक्टेड 5 है कि 4 है, तो हम सेल्स 4 बनाएंगे और 1000 का रिफंड बनाएंगे। कैश 5000 डेबिट होगा क्योंकि मिल 5000 रहे हैं, लेकिन सेल्स हम 4000 मानेंगे क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड है कि इवेंचुअली प्राइस तो 4000 ही पड़नी है, एक्सपेक्टेड। तो इसलिए हम सेल्स 4000 की रिकॉर्ड करेंगे और 1000 का रिफंड रिकॉर्ड करेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन 13। अगले महीने कितने खरीद रहा है? तो ऑफिशियली उसके टोटल अभी 430 हुए हैं। चूंकि ऑफिशियली 500 क्रॉस नहीं किया, तो ये वाले भी उसको बेचेंगे तो 5000 के, यानी कैश डेबिट 5000 होगा। लेकिन हमें अब पता लग गया है कि उसने 600 किया, उसने 800 से ऊपर निकल जाना है, और हमें अल्टीमेटली की सेल पड़नी है। तो कैश तो इन 300 का 5000 ही मिलेगा। कैश डेबिट तो 5000 ही होगा, 300 इंटू 5000। लेकिन हमें ये वाले जो 300 हैं ये भी 3500 के पड़ने अल्टीमेटली। तो इनकी सेल्स कितनी होनी चाहिए? 3500 के हिसाब से। और हमें यह भी पता लग गया है कि वो जो पहले 130 बेचे थे हमने 4000 के हिसाब से, उनमें भी 500 कम हो जाना है, तो वो भी यहीं कम कर देंगे। रेवेन्यू कम कर देंगे। जो अभी बेच रहे हैं वो तो 3500 का होना है, और जो 130 पिछले महीने बेचे हैं उनमें भी 500 कमी करनी पड़ जानी है, वो कमी कर दी। और ये ज्यादा है, ये कम है, तो रिफंड लायबिलिटी बन जाएगी। तो क्वेश्चन 12 और 13 दोनों का सॉल्यूशन देख लें। कुछ एतराज है तो बताएं।
हाँ जी ठीक है, डन। अच्छा, अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए और लीजेस भी पढ़ ली, तो आई एज्यूम के डिस्काउंट आपके लिए मसला ही कोई नहीं है ना, है ना? इंटरेस्ट लगना, कंपाउंडिंग। तो मैं फिर इन सब के लिए एक जनरल गाइडलाइन दे रहा हूं, बाकी आप उन सबके इंडिविजुअल सवाल। उससे पहले एक चीज बता दूं, है बेशक स्टेप 5, लेकिन पहले बता देता हूं क्योंकि ये डिस्काउंटिंग बतानी है। स्टेप 5 क्या है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती जाएगी। सेटिस्फाई होने से क्या मुराद है? अगर गुड्स की बात हो रही है तो जब उनका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, कंट्रोल, और जब सर्विस की बात हो रही है तो जब रेंडर हो जाएगी। तो ये असूल याद रख लेते हैं कि अगर चीज का कंट्रोल ट्रांसफर हो गया या सर्विस रेंडर, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई और रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अगर न्यू रिकॉग्निशन यानी कंट्रोल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से मेरी मुराद है कंट्रोल ट्रांसफर। अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कैश में टाइम गैप ज्यादा है, अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन और कैश रिकवरी में टाइम गैप ज्यादा है, ज्यादा साल तो हो कम से कम, ये भी पहले हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है, यानी दोनों काम हो सकते हैं। हो सकता है कैश पहले मिला हो, ये बाद में होना हो सकता है ये पहले मिला हो, कैश बाद में जाना हो। इवन के इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं, यानी ये पहले है और ये इंस्टॉलमेंट्स में। ये भी हो सकता है कि ये पहले और ये इंस्टॉलमेंट्स में। ये कैसे इंस्टॉलमेंट्स में हो सकता है? सीरीज है, सर्विसेज हैं, तो अगर इन दोनों में टाइम गैप ज्यादा है तो कैश तो वही होगा जो कैश मिलना है। ये फिगर कैसे निकलेगी? अगर कैश बाद में मिलना है और ये पहले है, कैश मिलना है 200 रुपए, कैश 200 मिलना है, और कैश 2 साल बाद मिलना है। चले, रेवेन्यू पहले होना है और कैश 2 साल बाद मिलना है 200 रुपए। ये अमाउंट क्या होगी? 200 की पीवी। अगर कैश मिलना है 50 50 50 50, ये क्या होगा? पीवी। ठीक है, कैश बाद में है तो पीवी। अच्छा, अगर इसको हम आज रेवेन्यू बना लेंगे तो डेबिट क्या होगा? रिसीवेबल 200 से होगा, पीवी से होगा। तो कल को कैश तो 200 है, तो फिर उस रिसीवेबल को आगे बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट इनकम, एक्सपेंस इनकम बनेगी। कैश आज है, रेवेन्यू बाद में है 200। रेवेन्यू कितना होगा? नहीं, 200 की कंपाउंडेड वैल्यू नहीं, रेवेन्यू होगा 200 की कंपाउंडेड वैल्यू। फर्स्ट करें 250, तो 250 की चीज हमने साल 2 साल बाद बेचनी थी, लेकिन हमने कस्टमर से कहा यार हम बड़े जरूरतमंद हैं, प्लीज हमें पैसे उधार दे दो, और कल को चीज दूंगा तो उधार उसमें एडजस्ट कर लेना। तो चीज 250 की बेचनी है हमने कल को, तो आज वो हमें 250 दे देगा। हम उससे लोन ले रहे हैं, कम देगा ना, क्योंकि हमने कहा है कि कल जितने पैसे तुम्हारे बनते होंगे ना, तो वो हम तुम्हें कैश वापस करने की बजाय चीज दे देंगे। तो फिर वो आज हमें 250 तो नहीं देगा, 250 की पीवी देगा।
इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितना कैश मिल रहा होगा उसकी कंपाउंडेड वैल्यू रेवेन्यू होगा। यानी आपने कैश की अमाउंट और रेवेन्यू की अमाउंट में जो टाइम गैप है उसको पार कराना है। अगर कैश बाद में रेवेन्यू पहले है तो डिस्काउंटिंग होनी है, अगर कैश पहले रेवेन्यू बाद में है तो कंपाउंडिंग होनी है। अच्छा, कैश डेबिट और क्रेडिट क्या? लायबिलिटी, लायबिलिटी। और इस लायबिलिटी को कल को डेबिट करेंगे तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा, लेकिन लायबिलिटी आज 200 बनाई है, कल को रेवेन्यू 250 होना है, तो लायबिलिटी को बढ़ाएंगे ना तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, साइंस क्या है कि हमें कस्टमर से पैसे मिलने थे बाद में, हमने उससे मिलते करके आज लोन ले लिया है, तो लोन लिया तो इंटरेस्ट तो पड़ेगा। तो इसलिए अगर इन दोनों में टाइम गैप है, कैश बाद में है रेवेन्यू पहले है तो डिस्काउंटिंग, और टाइम गुजरने के साथ इंटरेस्ट इनकम, और अगर कैश पहले और रेवेन्यू बाद में है तो कंपाउंडिंग, और टाइम गुजरने के साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इसकी शक्ल जो मर्जी हो जाए, चाहे वो इंस्टॉलमेंट हो जाए, चाहे वो सिंगल अमाउंट हो जाए, असूल जाइए। पहुंच चुकी होगी। अब इस सारे मामले में जो डिस्काउंट रेट होगा, वो डिस्काउंट रेट इसका आईआरआर नहीं होगा, नहीं होगा आईआरआर। इसका कोई आईआरआर भी तो निकल सकता है ना, जिस तरह लीज का आईआरआर निकालते हैं, जिस तरह लीज का इम्प्लिसिट रेट निकालते हैं, वो नहीं होगा। जो इसका, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जबान में बात करें तो जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, लीज की जबान में बात करें तो जो इम्प्लिसिट रेट है, वो नहीं होगा। डिस्काउंट रेट होगा जो अगर वैसे ही हमारे और कस्टमर के दरमियान एक फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन होती और हमारे और उसके हालात को देखते हुए जो इंटरेस्ट रेट रखा जाता, वो इस्तेमाल होगा। ये बात दोबारा सुने, कह सकते हैं। देखें, अगर वैसे देखा जाए ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाली बात, तो फिर तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलना चाहिए था, या लीज में जैसे आईआरआर निकालते हैं इम्प्लिसिट रेट, वैसे नहीं करना। हमने इस सारी कैलकुलेशन के लिए, डिस्काउंटिंग के लिए या कंपाउंडिंग के लिए, रेट वो इस्तेमाल करना है जो हमारे और कस्टमर के दरमियान अगर एक वाकई फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन होती और उसमें हम दोनों की औकात के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता, ये वो है। और हो सकता है वो मार्केट इंटरेस्ट रेट के तौर पे दिया हो, तो वो डिस्काउंट रेट के तौर पे इस्तेमाल होगा। क्योंकि हम ये नहीं चेक करना चाहते कि इंटरेस्ट कितना पड़ेगा, ये नहीं करने के लिए। हाँ, है इम्प्लिसिट इस वजह से नहीं होगा, इम्प्लिसिट ठीक है, इम्प्लिसिट वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि हम रेवेन्यू तक पहुंचना चाह रहे हैं, ना कि रेवेन्यू तक। हाँ, मतलब हम ये नहीं देखना चाह रहे कि चीज बिकनी तो इतनी थी, तो बताओ इफेक्टिवली क्या इंटरेस्ट पड़ा, नहीं, हम कह रहे हैं इंटरेस्ट तो इतना पड़ना था, तो बताओ इफेक्टिवली कितने की बेची। नोट्स में आए और पेज 4 के स्टार्ट पे ये बी सारा पढ़ लें, पेज 4 के स्टार्ट पे बी सारा पढ़ लें।
हाँ जी, बी पढ़ लिया सारा। अब इसके ऊपर सवाल मैंने बनाए हुए हैं, अब वो 4-5 सवाल हैं, लेकिन चूंकि अब आप सीफैप में वो लीजेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इतनी गहराई से पढ़ चुके हैं कि सीरियसली वो मसला नहीं है। क्वेश्चंस, हाँ वो तो बता देता हूं, लेकिन वो कर लीजिएगा खुद ही, मैं इनको डिस्कस नहीं कर रहा, उसमें डिस्काउंटिंग की है बस। ये बात तो समझ आ गई है ना? अगर करना है तो देख लें, 1-2 सवाल वैसी जबानी देख लें, या बस क्लियर है? क्वेश्चन में इसमें मैंने बनाए हुए हैं 14, 15, 16, 17, 18, हाँ जी 14 से लेके 18 तक इसी की वैरायटियां बनाई हुई हैं मैंने सारी। ठीक है, 14 से लेके 18 तक मैंने इसी की वैरायटियां बनाई हुई है। और क्वेश्चन 6A ये पास्ट पेपर का है, ये सारा कैफ 5 है, पास्ट पेपर का है, उसका पार्ट ए भी इसी की वैरायटी है। क्वेश्चन 6 का पार्ट ए वो भी इसी की वैरायटी है। तो ये सारी डिस्काउंटिंग इसमें की हुई है, वो आप अब खुद देख सकते हैं। डिस्काउंटिंग तो अब बाएं हाथ का खेल है। फिर इसके अलावा अच्छा पढ़ कर रहे हैं हम स्टेप 3, ट्रांजैक्शन प्राइस निकालना। एक वेरिएबल कंसिडरेशन का मसला था कि वेरिएबल कंसिडरेशन उसको अकोमोडेट करना है। एक चीज है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एग्रीड है वो बहुत आगे पीछे है तो ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बी था। सी ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसिडरेशन है वो नॉन कैश है, अगर तो कैश होना तो फिर तो अमाउंट ही वही कैश है, लेकिन अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो ये तो खैर आप कंसोलिडेशन पढ़ के अब आप बता ही सकते हैं। तो इस नॉन कैश कंसिडरेशन को कैसे मेजर करें? देखिए हमें रेवेन्यू के बदले जो मिल रहा है वो कैश नहीं नॉन कैश चीज मिल रही है, तो फिर रेवेन्यू को कैसे मेजर करें? उस चीज की फेयर वैल्यू, उस चीज की फेयर वैल्यू। ये सी पढ़ लें नोट्स में, पेज 4 पे सी पढ़ लें। हाँ सॉरी एक चीज मिस हो गई, लेकिन इसमें बल्कि इसका ना सवाल देख लें फिर समझाता हूं, ये सवाल पढ़ के ज्यादा बेहतर समझ आएगा। इसके लिए आप आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 देख लें फिर समझाता हूं। सवाल ही पढ़ने से सोल्यूशन ना बने, सवाल ही पढ़ने में समझाना तो मैंने ही। जी पढ़ लिया। हमने कस्टमर के लिए एक मशीन बनानी है
और उस मशीन के लिए एक तो कस्टमर ने हमें 1 मिलियन रुपए दिया, उसके अलावा उसने हमें कुछ मटेरियल्स भी भेज दिए। अगर कस्टमर ये कहता कि यही मटेरियल्स इसमें लगाओ और जो बचे वापस कर दो, तो फिर हम उस मटेरियल के मालिक हैं? नहीं, तो फिर वो तो मटेरियल है ही कस्टमर का। लेकिन अगर कस्टमर ने कहा है जी ये मटेरियल आप रख लें, हमारी मर्जी, चाहे वो मटेरियल वहां इस्तेमाल करें, चाहे थोड़ा इस्तेमाल करें, चाहे कोई और टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करें, जो बच जाए उसके साथ जो मर्जी करें, तो अब वो मटेरियल हमारा है। तो इसका मतलब है कस्टमर ने हमें 1 मिलियन कैश भी देना है और 5 लाख के मटेरियल भी हमारी मिल्कियत में दे दिए। तो अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिर ट्रांजैक्शन प्राइस पे 15 लाख हो गई। अगर वो इन 5 लाख को हमारी मिल्कियत में ना देता और कहता कि ये उसी की मर्जी से इस्तेमाल होंगे और बचेंगे तो उसी के पास वापस जाएंगे, तो बस फिर सिर्फ 1 मिलियन होती, तो फिर ये मटेरियल हमारे लिए कंसिडरेशन ना होती। लेकिन अगर वो हमें मटेरियल का मालिक बना रहा है तो फिर ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन है। अब सी पढ़ने देखें, समझ आती है बात? पहले सेंटेंस का मतलब है कि कस्टमर हमें कोई नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है, फुल स्टॉप। तो उस नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस है। दूसरा सेंटेंस यह है कि अगर कस्टमर हमें वो चीज दे रहा है जो हमारे काम में काम आनी है, तो फिर शक पड़ता है कि क्या उसने ये हमें कंसिडरेशन दी है या हमें कहा है कि ये इस्तेमाल करो। तो इसमें फिर फैसला करना पड़ेगा कि अगर तो वो हमारी मिल्कियत बन गई है, हम अपनी मर्जी चला सकते हैं, तो फिर कस्टमर ने वो भी हमें ही कंसिडरेशन दी है। लेकिन अगर हमारी मर्जी नहीं चल सकती तो फिर वो कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, पहला सेंटेंस अलग है। पहला सेंटेंस एक अलग सिचुएशन है कि कस्टमर, अब जैसे कस्टमर ने हमसे कहा कि आप मशीन इंस्टॉल करके दें, 10 लाख रुपए कैश दूंगा और चलें ये गाड़ी भी आप रख लें। अब गाड़ी थोड़ी मशीन की इंस्टॉलेशन में काम आनी है, तो उसने हमें गाड़ी भी दे दी है। अब ये वाकई एक कंसिडरेशन ही है और इसको किस वैल्यू पे मेजर करें? गाड़ी की फेयर वैल्यू। लेकिन अगर हमें वो कुछ ऐसी चीजें देता है जो मशीन इंस्टॉल करने में काम आनी है, फिर देखना पड़ेगा कि क्या उसने वो हमें कंसिडरेशन दी है या वैसे ही हमें कहा है कि ये इस्तेमाल करो। ये दो अलग अलग बातें। तो दूसरी वाली बात देखना पड़ेगा कि हमारा उन चीजों पे कंट्रोल बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो वो भी कंसिडरेशन है, अगर नहीं तो फिर वो चीजें कंसिडरेशन नहीं है। ये सी में लिखा हुआ। अगर कंट्रोल हमारा बन रहा है, हाँ, तो फिर वो भी हमें कंसिडरेशन मिली है और उन चीजों की फिर वैल्यू देखेंगे। जाग रहे हैं ना? ये जो स्टोर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ये हाइपर स्टार, केयर फोर की मिसाल ले लेते हैं। मुझे इनकी वो नहीं पता, इनकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की नहीं मुझे पता डिटेल, लेकिन चलें मिसाल बना रहा हूं। ये जितनी चीजें भी वहां रखते हैं बेचने के लिए, ये जरूरी नहीं कि सारी इनकी अपनी परचेज हो। ये मुख्तलिफ कंपनीज को जगह किराए पे दे देते होंगे और उनसे वो उस जगह का किराया लेते होंगे। ये लीज है? नहीं, लीज में आइडेंटिफाइड एसेट होना जरूरी है। तो उन्होंने जगह दी है, इधर नहीं थोड़ा आगे हो जाएंगे, उधर हो जाएंगे, तो ये लीज नहीं है, सर्विस दे रहे हैं, उसका रेवेन्यू ले रहे हैं। हाइपरस्टार को क्या फायदा है इससे? केयर फोर को वो तो है, लेकिन वैसे भी फायदा है कि नहीं? वो तो ठीक है, रेवेन्यू मिलेगा। अपनी प्रोडक्ट्स बाकी भी सेल होंगी ना, तो फायदा है ना उसको। तो हो सकता है कि वो जो उसको जगह किराए पे दे और एक अच्छा सा शेल्फ बनवा दे उसको, जो हो उसी का। यानी ऐसा ना हो कि केयर फोर वाले कहें जी शेल्फ हमारे, खाली करके जाना हो तो उसी को दे दे
लेकिन अच्छा खूबसूरत सा शेल्फ बनवा दे वो, क्योंकि पूरा स्टोर उनका है, ऐਵੇਂ बीच में गंदी सी चपाई डाल के चीजें बेचना शुरू कर दे फिर, तो वो अपनी पूरे एक माहौल बनाने के लिए उन्होंने बहुत खूबसूरत से स्टैंडर्ड डिजाइन के शेल्फ बनवा दिए अपने कस्टमर को। अब वो कस्टमर से सर्विस देके किराया ले रहे हैं, लेकिन उसी को उन्होंने शेल्फ दे दिया, या तो कह लें शेल्फ दे दिया, या कहा कि यार ये लो 15,000 रुपए शेल्फ बनवा लो। तो इस 15,000 को एक्सपेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 15,000 क्यों दिया गया है, उसी रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन के लिए ना, तो ये रेवेन्यू में डेबिट होगा। यानी दोबारा चलिए मिसाल और चेंज करता हूं। ये जो गली मोहल्लों में जनरल स्टोर होते हैं ना, इनमें एक देखा होगा आपने शायद कि जो चिप्स इन्होंने लगाए होते हैं वो कुछ शेल्फ्स बने होते हैं जो लेज नहीं बना के दिए हुए हैं या सुपर क्रिप्स ने बना के दिए हुए हैं। तो सुपर क्रिप्स या लेज वालों को क्या लगे, वो क्यों शेल्फ दें दुकानदार को? अगर दुकानदार के पास ये शेल्फ होगा तो एक तो ये कि वैसे देखने में अच्छा लगता है, अच्छा यार बड़ी अच्छी कंपनी है, उन्होंने शेल्फ भी दिए हमें दुकानदारों को, फिर उसको ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी, कस्टमर अच्छा खुश होगा, और वो दुकानदार ये भी कहता था जी मेरे पास तो जगह नहीं थी, ये ले जा जगह बेच रखो, चिप्स बेचो। तो हम ये जो कस्टमर को पैसे दे रहे हैं ये अपनी सेल्स के लिए ही दे रहे हैं ना, तो इसको सेल्स में से लेस करेंगे। हां, अगर ऐसा होता कि कस्टमर, मैंने शेल्फ की जो बात की है ना, मैंने शायद जुमला बोल दिया है, हम पैसे दे रहे हैं इसको कि शेल्फ बनवा लो, अभी मैंने कहा था। हाँ, हम या तो शेल्फ दे रहे हैं या ये कि हम उसको पैसे दे रहे हैं, ये समझने में आसानी है। तो हम पैसे दे रहे हैं कि शेल्फ बनवा लो, ये एक्सपेंस नहीं होगा, चूंकि ये हमारी सेल करने के लिए ही है तो हम उसको सेल में से लेस करेंगे। हां, अगर ये पैसे इसलिए दे रहे होते कि एक तो तुम हमसे चिप्स खरीद रहे हो तो ये उसके पैसे तो तुमने देने ही है, ये थोड़े पैसे ले लो, हमें ना वो पानी की बोतल दे दो। अब हम कस्टमर को पैसे क्यों दे रहे हैं? पानी की बोतल लेने के लिए या अपनी चीज बेचने के लिए? तो फिर वो एक अलग ट्रांजैक्शन होगी ना। अगर वो अलग ट्रांजैक्शन होगी तो वो अलग ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर हमने सेल के लिए उसकी सपोर्ट करने के लिए पैसे दिए हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होगा, सेल्स में से लेस होगा। ये डी पढ़ लें। यानी अपने फॉर एग्जांपल शेल्फ बना के रखेंगे अपने पास, अब वो जब शेल्फ क्रेडिट होंगे जी, नंबर डी पढ़ लें। और क्वेश्चन ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन 20 और 21 पढ़ लें, क्वेश्चन भी और उनका सॉल्यूशन भी। एक मिनट, हमने पानी की बोतलें ली हैं और हम चिप्स बेचते हैं, हमने एक जनरल स्टोर वाले को अपने चिप्स बेचे हैं, तो ये सेल ट्रांजैक्शन हो गई और उन चिप्स के हमने उनसे पैसे लेने हैं। लेकिन हमने दुकानदार को कहा कि पानी की बोतल दे दो यार जरा, कितने की है? 40 रुपए की। जी, ये ले यार 50 रुपए रख ले। तो अब वो जो हमने चीज ली है उससे, वो तो 40 रुपए की है, लेकिन पैसे हम उसको 50 दे रहे हैं। तो ये जो 10 रुपए दे रहे हैं ना, वो अपनी सेल ट्रांजैक्शन से खुश होकर दे रहे हैं, तो वो 10 रुपए सेल्स में डेबिट होंगे। ये लिखा हुआ है लास्ट सेंटेंस में।
20 और 21 नोट्स में डी कहा था पढ़ लीजिए, और क्वेश्चन 20 और 21 पढ़ के उनका सोल्यूशन भी पढ़ लें। जी, कि अगर हम कस्टमर को इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि उससे कोई सर्विस या गुड ले रहे हैं, हम उससे पानी की बोतल खरीद रहे हैं ना, इसलिए पैसे दे रहे हैं, तो हम पैसे क्यों दे रहे हैं? इफ कंसिडरेशन पेबल टू अ कस्टमर इज अ पेमेंट फॉर अ डिस्टिंक्ट गुड फ्रॉम द कस्टमर, देन एन एंटिटी शैल अकाउंट फॉर द परचेज ऑफ दैट गुड इन द सेम वे जैसे वो परचेजेस रिकॉर्ड किया करती है। लेकिन अगर पानी की बोतल के पैसे पानी की बोतल की औकात से ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर वो जो ज्यादा दे रहे हैं वो रेवेन्यू में से लेस होगा। क्वेश्चन 20 और 21 क्यों? नहीं अभी नहीं यार, खत्म नहीं करना है क्या? नहीं 3 तो कम से कम दिन लगेंगे। क्योंकि आईएएस तो थोड़ा जोर लगा के आज ही चाहे खत्म हो जाता, लेकिन इसमें इंडिविजुअल एग्जांपल्स बहुत स्पेसिफिक किस्म की हैं। क्योंकि 1 मिलियन 4 के अगेंस्ट नहीं है ना, पूरे 20 के अगेंस्ट है। फेयर नहीं है सिर्फ 4 में से करना। हमने उससे कस्टमर से पूरे 20 की डील की है, और उस 20 की डील से खुश होके हमने कहा कि ये लो 1 मिलियन शेल्फ बना लेना। तो अभी उसने हमसे चीजें खरीदी सिर्फ 4 मिलियन की हैं। हाँ, तो इसीलिए शेल्फ लिया है ना उसको हमने। नहीं, साल पूरा कब हुआ है? अकाउंटिंग ईयर एंड आया, साल नहीं पूरा हुआ। ये कहां लिखा है कि 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या पता 1 अक्टूबर को किया हो। नहीं होता ना, कमिट किया उसने और कॉन्ट्रैक्ट है पूरा। और क्या 20 या 21? 20 पूछ रहे हो ना? 20 में देखें, कस्टमर ने हमसे वादा किया है कि वो 12 महीने में, और 12 महीने एंडिंग 31 दिसंबर नहीं, 12 महीने। हो सकता है हमने 1 अक्टूबर 2018 को कॉन्ट्रैक्ट किया हो। तो कस्टमर ने कहा था कि वो हमसे साल में 20 मिलियन की चीजें खरीदेगा, जिससे खुश होकर हमने कहा कि ठीक है 1 मिलियन की हम तुम्हें देते हैं, शेल्फ बनवा लेना। अब ये 1 मिलियन किसके अगेंस्ट दे रहे हैं हम? 20 मिलियन के अगेंस्ट। 20 मिलियन के अगेंस्ट दे रहे हैं ना। पूरा कॉन्ट्रैक्ट 20 मिलियन का है। उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है कि 1 मिलियन हम देंगे शेल्फ बनवाने के लिए। अभी ईयर एंड आ गया है, अकाउंटिंग ईयर एंड। 12 महीने नहीं खत्म हुए, 31 दिसंबर 18 आ गया है, और उसने उन 20 में से अभी सिर्फ 4 मिलियन की चीजें खरीदी हैं। तो 1 मिलियन सिर्फ उन 4 मिलियन के अगेंस्ट नेट होना चाहिए, पूरे के अगेंस्ट होना चाहिए। तो 4 के अगेंस्ट सिर्फ 20%, 20% ना, 20 में से 4 5% है ना, तो 20% नहीं, प्रोपोर्शनेटली होगा, प्रोपोर्शनेटली होगा। ये जो अभी फॉर एग्जांपल जिसमें डिस्प्ले नजर आ रहा है, वो ये लोग के लिए हमारे कस्टमर हैं क्योंकि हमसे खरीदते हैं, मतलब कोई अभी यूनिट तय नहीं हुए कितने खरीदेंगे। मतलब ये जो फ्रिज होता है ना, ये जहां तक मेरा ख्याल है ये कस्टमर का नहीं होता। ये नहीं कि वो कल को उसमें गोश्त रखता फिर है।
अगर वो वॉल्स की आइसक्रीम बेचना बंद कर देगा ना तो वॉल्स वाले फ्रीजर ले जाएंगे उठा के, जहां तक मेरा ख्याल है। दे दिया कोई मेरा नहीं ख्याल, आप बढ़ा सकते दिए उनको। नहीं मेरे ख्याल में वो दिया नहीं होता है, वो रखवाया होता है उनके पास। देखें इस तरह तो वो फ्रीजर बांट दें और कल को उनकी आइसक्रीमें रखना छोड़ दें तो उनके तो फ्रीजर गए ना, वो वापस लेंगे, तो वो तो अपने एसेट्स हैं। 2021 जाग रहे हैं कि नहीं? या फिर इसकी जो बात है ईयर एंड आ गया और सिर्फ 4 महीने या चले 5 महीने की सेल ईयर एंड और 1 साल यानी 12 मंथ 20 मिलियन में से 4 मिलियन की सेल हुई है अभी, तो 12 मंथ नहीं गुजरे ना? गुजर गए। नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना, कमिट किया है कस्टमर ने हमसे, कस्टमर ने कमिट किया है कि 20 मिलियन की चीजें खरीदनी है उसने हमसे, ठीक है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही पूरा नहीं कर रहा। वो फिर देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में और टर्म्स क्या हैं। अगर दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा होता वो फिर देखें या तो कैंसिल टर्मिनेशन हो जाएगी या मोडिफिकेशन हो जाएगी। वो आगे आएगा। अगर मोडिफिकेशन हो जाएगी तो आगे आएगा, टर्मिनेशन हो जाएगी तो बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हिसाब किताब होगा। अगर पैसे ज्यादा आए हुए हैं और वो वापस हमने कोई नहीं करने, इनकम बना लेंगे, यानी वो तो फिर देखना अब इसमें IFRS 15 नहीं होगा, अब ये बेसिक अकाउंटिंग लगेगी कि अब क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्लोज हो गया, उसने इनकार कर दिया, मैं जा रहा हूं जी बस, खत्म, टर्मिनेशन। वही कह रहा हूं ना कि उस वक्त हिसाब किताब देखेगा कि सेटलमेंट कैसे होनी है। रिसीवेबल बना हुआ है तो वो फाइनेंशियल एसेट्स है, IFRS 9, लाइबिलिटी बनी हुई है तो IFRS 9 है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। फिर उनकी सेटलमेंट पे देखेंगे कि क्या करना है, वो फिर उसकी सेटलमेंट डी रिकग्निशन का गेन लॉस आएगा। 21 समझा दूं। 21 ये है कि हमने 20 ओके 21 ये है कि हम मोबाइल फोन बेचते हैं, चले हम एप्पल हैं और हम मोबाइल फोन बेचते हैं, तो हमने एक मोबाइल की दुकान पे जाके अपने मोबाइल फोन बेच दिए कि ये लो आगे बेचो, और उससे एक अलहदा ट्रांजेक्शन की, बल्कि एक कहानी बनाता हूं। हमने मोबाइल बेचने और हम मोबाइल सेलर हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, जो भी हैं, हमने जाके एक रिटेलर को मोबाइल बेच दिए, ये हमारी सेल हो गई। अब हमने सोचा कि क्यों ना मार्केटिंग भी करें इसकी, तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए हम एजेंट ढूंढ रहे थे कि हम किससे मार्केटिंग सर्विसेज लें। उस दुकानदार ने कहा भाई मैं करके दूंगा, मैं कर देता, और बताए। हमने कहा ये लो यार 10,000। तो अब ये 10,000 किस लिए पे कर रहे हैं उसको? एक और सर्विस ले रहे हैं ना उससे, इस सेल के अगेंस्ट तो नहीं ना उसको दे रहे हैं, हम एक और सर्विस ले रहे हैं उससे। नहीं, हमने उस दुकानदार को मोबाइल बेच दिए। अब चूंकि मार्केट में मोबाइल आ गए हैं तो हमने दुनिया वालों को भी बताना ना कि भाई मोबाइल खरीदो आके, तो उसके लिए ऐड चलाने थे, उसके लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए था, एजेंसी सर्विसेज देते, उसको पैसे देते और ऐड चलवाते। दुकानदार ने कहा मैं चलवा देता हूं ऐड आपका, मुझे दे दें 10,000 आप। तो दुकानदार को 10,000 रुपए किस चीज के दे रहे हैं? तो हम उससे एक सर्विस ले रहे हैं ना। अगर उस दुकानदार को ना देते किसी और को दे देते, पानी की बोतल वाली, तो अब ये 10,000 रेवेन्यू में से लेस नहीं होगा। मोबाइल कंपनी कुड हैव इलेक्टेड टू एंगेज अ थर्ड पार्टी फॉर सच सर्विसेज, वो एडवर्टाइजमेंट किसी और से भी करवा सकते थे। तो ये 10,000 उसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट सर्विस ले रहे हैं उससे। तो हमारा मोबाइल बेचना अलग ट्रांजेक्शन है और एडवर्टाइजिंग सर्विसेज लेना अलग ट्रांजेक्शन है। इसमें ये बात कहीं भी हम ध्यान रखते हैं, ये रखना चाहिए ऐसा वाला कि जैसे रेवेन्यू है वो एक अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो अब वो खाली वो अमाउंट आनी चाहिए कि जो अपनी कैपेसिटी में उसी अमाउंट पे बिके, वो सेल। ये इसका एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है IFRS 15 का। ये जो हम कर रहे हैं ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बांट दो, ये स्टेप 4 में आनी है ये बात। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि जो चीज वैसे बिकती ना, कितने पे बिकती, वो ट्रांजैक्शन प्राइस लगनी चाहिए। क्योंकि जब हमने कुछ 7 पैसे हो गए 30 हो गए, तो फिर इसका मतलब है कि सेल हमारी एक्चुअली इतनी की हुई है,
उसके साथ मतलब तोड़ देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। 21 क्वेश्चन ओके, बस करें। ये इंटरेस्ट डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग वाले सवाल देखा ना फिर। अबू दाऊद में रिवायत है, जो दो मुसलमान बाहम मुलाकात करें और मुसाफा करें। मुसाफा करना क्या होता है? हाथ मिलाना। तो कबल इसके कि वो जुदा हों उनको बख्श दिया जाता है। यानी अल्लाह ने कितने छोटे छोटे मौके रखे हुए, बख्श दो, लूट सेल लगाई हुई। और इसमें फिर ना अब आगे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कोई कहे कि नहीं ये छोटे छोटे गुनाहों के लिए है, वो जी बड़े गुनाहों के लिए भी अल्लाह के लिए मुश्किल क्या है। तो हमारा फोकस इस पे है कि अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अब अल्लाह की मर्जी है कि वो छोटे छोटे गुनाह माफ करें या बड़े बड़े माफ कर दें। अल्लाह ने तो दिल को देख के फैसला करना है। तो जो दो मुसलमान बाहम मुलाकात करें और मुसाफा करें तो कबल इसके कि वो जुदा हों उनको बख्श दिया जाता है। अगली क्लास में मुलाकात होगी।